क्या था? पठार है ना। हमारे भारत का जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, ये क्या, ये न्यू है और ये पुराना। पहले से ही था पठार, तो पहले से ही मौजूद था, बस इतना था। उसका अंतर ये था तो हिमालय, तो ये भारत पहले यहाँ था, यहाँ से चला चला यहाँ आया, लेकिन हिस्सा तो इसी का था और इससे जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो ये पूरा एरिया जो था प्राचीन था, तो वही हिस्सा यहाँ का प्राचीन वाला वहाँ रहा और इसके बाद जब टकराया तो हिमालय नया बन गया। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसके बाद मैंने कल बताया था कि हिमालय पर्वत के बनने से पहले भी कई नदियाँ थी जो प्रभावित हो रही थी, है ना। उसके बाद भी कुछ नदियां और नई पैदा हो गई, तो उन सब नदियों से यहाँ पर क्या हुआ, लगातार इधर से गया, लगातार इसका जमाव होता चला गया, इसका सेडिमेंट का जमाव होता गया। जब वो सेडिमेंट पूरा भर गया, भरने के बाद जब प्लेन दिखने लगा तो वो ही चलकर हमारा क्या बन गया, उत्तर का मैदान, है ना, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये मैदान बन गया। अब इस मैदान के बनने के बाद ऐसा तो है नहीं कि जो एक पूरा प्रोसेस होता है कि स्थलाकृतियों का एक पूरा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कोई भी एक लैंड है, उस लैंड पे सबसे पहले एक वी वैली बनी, यू वैली बनी, तो जब नदियाँ यहाँ से निकल के फिर नीचे को आती हैं, तो नीचे के आने के क्रम में जब पर्वत से नीचे उतरती है तो अलग अलग चरण उसके हो जाते हैं, अलग अलग तरीके की वो स्थलाकृतियाँ भी बनानी शुरू करती है। वो सब भी आपको जाननी है कि कैसे कैसे ये सब हुआ। एक बात कल इसकी रह गई थी थोड़ी सी, जो आपके हिमालय पर्वत हैं, आपको मैंने बताया कि ये इस शेप में है ना, ऐसी। हिमालय पर्वत पर एक होती है हिमलाइन, नाम सुना है इसका? इसका क्या मतलब है? हिमलाइन यानी कि हिम रेखा, इसकी जो रेखा है, जो परपेंडिकुलर से बोल रही थी, इसका जो सीधे रेखा जो जहाँ से जो डिवाइड होती है कि यहाँ से जो भी बर्फ हिमकण है वो बर्फ, तो यहाँ हर समय बर्फ पड़ती है। अच्छा, इसको तो जानते होंगे, नॉर्मल लैप्स रेट नाम सुना है? सभी ने सब सुना होगा। कितना होता है? 6.5। ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर हमारा ऊपर जाने पर क्या होता है, कम होने लगता है। सही बात है। अब ये सही बात है कि कम गए तो 1 किलोमीटर चले तो 6.5 डिग्री कम हो गया, यानी कि आज यहाँ मान के चलिए इस समय 16 डिग्री टेम्परेचर है, 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। फिर 1 किलोमीटर और ऊपर तो कितना हो जाएगा, 6, और ऊपर चले गए तो माइनस में आ जाएगा, है ना। यहाँ से जो नैनीताल है या जो आपका शिमला है वो कितना ऊंचा है पता है आपको? वहाँ बर्फबारी हो रही है, कितना ऊंचा है? लगभग 3000 मीटर, 2500 से 3000 मीटर के आसपास ऊंचाई है उसकी। अब इसी को मैं यहाँ 16 डिग्री बता रहा हूँ, 16 डिग्री से पूछेंगे तो यहाँ आजकल आपको खबर मिल रही होगी कि शिमला में बर्फबारी शुरू हो गई है, बर्फ गिर भी रही है ना। तो वो क्या है, यानी कि जो हमारी हिम रेखा है वो
डाउन आ गई है। ठीक है, अभी जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर जाने पे कम होता है। कौन से एरिया में, इधर या इधर, कौन से एरिया में पर्वत हमारा ज़्यादा ऊंचा है? इस साइड में, पूरब में ज़्यादा ऊंचे हैं। एक आपका नाम बताओ पूरब वाले। इसको यहाँ इस वाले एरिया में ज़्यादा ऊंचे पर्वत है। अरे सारे ऊंचे पर्वत इधर है, कंचनजंगा को छोड़ के बाकी सब इधर ही है। उत्तराखंड में जम्मू वाले जितने भी हैं सब यहाँ है। ठीक है, अब बात को सुनो, ऊंचे पर्वत यहाँ है, यहाँ यानी कि यहाँ बर्फ जो है हमें मिल जाना चाहिए, ऊंचे ज़्यादा है, तो इधर हमें इधर तो मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि नीचा है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है, वास्तविकता में इसके अपोजिट है। हिम रेखा नीची मिलनी चाहिए इधर, क्योंकि इधर ऊंचाई ज्यादा है, हमें जल्दी मिल जानी चाहिए। लेकिन हमारी जो हिम रेखा है, हिम रेखा इधर मिलती है हमें 4500 मीटर से लेकर 4700 और इधर मिलती है 4200, यानी कि दोनों में लगभग 500 मीटर तक का अंतर है। इधर 4200 मीटर पे मिल रही है, इधर 4500 पे मिल रही है, जबकि वो ऊंचा क्षेत्र भी है। तो ऐसा क्यों हो गया? इसका कोई कारण बताएगा, कोई जानता है? नहीं जानते। ये जो पूर्वी भाग है अपना भारत का, यहाँ पर क्या है? ये पूरा समुद्री क्षेत्र। क्या यहाँ समुद्री क्षेत्र है? बर्फ बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए? जलवाष्प चाहिए, और उस जलवाष्प की मात्रा इस वाले एरिया में अधिक है, इस वाले एरिया में कम है। यहाँ बारिश कम होती है, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। उस कारण से इस वाले क्षेत्र में नीचे मिलना चाहिए था हिम रेखा, वो नीचे ना मिलके ऊपर मिल रहा है, और इस वाले क्षेत्र में ऊपर मिलना चाहिए था, वो नीचे मिल रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। बहुत सवाल पूछे जाते हैं लाइन टू में कि भारत में हिम रेखा पूर्वी पश्चिमी हिमालय में कितने मीटर पर है, तो पूर्वी हिमालय में इतने मीटर पर है। तो एक पहली दृष्टि से हमारे दिमाग में ये आता है कि जितनी भी बर्फबारी होती है, जितना भी आइस है, वो हमें पश्चिमी नजर आता है, पश्चिमी हिमालय में। पूर्वी हिमालय का हम ध्यान नहीं देते, जबकि इसके अपोजिट है ये चीज। ठीक है, पॉइंट्स में लिखवा दूंगा ये बाद में, पहले समझ लो बस। अब हम बात करेंगे उत्तर के मैदान की। उत्तर का मैदान का निर्माण
नवीन जलोढ़ मृदाओं से हुआ है, जो इसके द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमने से हुआ है। ठीक है, ये जो मैदान है, इस मैदान की कुछ विशेषताएं हैं। खासकर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इन सब नदियों के द्वारा बनाए गए शिल्पों से इसका निर्माण हुआ है, जवाबों से निर्माण हुआ है। इसका जो अधिक, इसकी जो चौड़ाई है, सबसे अधिक चौड़ाई वो कहाँ पर दिख रही है? इसमें कहाँ चौड़ाई सबसे अधिक दिख रही है? इस मिड वाले क्षेत्र में, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, इस वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। पूरब की ओर हम जब चलते हैं इस मैदान में, तो इसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, जबकि पश्चिम में इसका वेग अधिक रहता है। साथ ही पश्चिम में जो मृदा मिलती है इस मैदान में, वो आपको रेतीली मृदा मिलेगी, जो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचने के बाद चिकनी और दलदली किस्म की मृदा में बदल जाती है। यहाँ पर चिकनी मिट्टी हो जाएगी, यहाँ पर रेतीली मिट्टी रहेगी। तो कौन सी बात है कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से आती है तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर ज़्यादा लेकर आती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मृदा पथरीली रहती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब इस जो जब ये मृदा यहाँ आई, यहाँ से नदी उतर रही है। जब नदी उतरती है, उतरते समय अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेके आ रही है, उनको जैसे ही उसके वेग में कमी आती है, नदी के वेग में कमी आती है, तो उसको क्या करती है? वहाँ पर छोड़ देती है। छोड़ने के बाद नदी तो निकल के आगे बढ़ जाएगी, है ना। जहाँ ये कंकड़ पत्थर समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से पानी निकलेगा। पानी निकलने के बाद फिर आगे बढ़ेगा। तो जब नदी हिमालय क्षेत्र से, शिवालिक से नीचे को उतरती है, कंकड़ पत्थर को छोड़ देती है, तो इसका एक नाम होता है। जानते हैं आप सब? भावर। जो भावर है, भावर जो शिवालिक हमारा हिमालय है, उस शिवालिक के जस्ट नीचे इसकी स्थिति देखने को मिलती है। ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ गायब हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती है ना। सवाल पूछा जाता है। इसके बाद फिर जब नदियाँ आगे निकल आती हैं, जहाँ पर हमें पानी ऊपर दिखाई देने लगता है, तो उस स्थान पर क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ठीक है, भावर और तराई। इसी क्रम में आगे चल के ऐसे स्थान होते हैं जहां पर कि उठे हुए और बीच में नदी, कोई नदी घाटी आपने देखी होगी। आने वाली नदी घाटी देखिए, कोई गया है नदी में? ये नदी है। इस नदी के दोनों ओर अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट ऊंचा उठा हुआ होता है, देखा ही होगा आपने। यानी कि और नदी का जल जो है पूरी घाटी में इस सेंटर में आपको बहता हुआ मिल रहा होगा। इतने एरिया में बहता हुआ मिलेगा, बाकी जो है एरिया खाली रहता है नदी का। ये एरिया खाली रहता है और उस किनारों के सहारे ऊंची उठी हुई भूमि होती है। इस ऊंची उठी भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है।
अब इस बांगर के बाद एक टर्म और आता है घाघर। घाघर क्या होगा? वो कहाँ होगी? मतलब जहाँ पर जब बाढ़ का पानी नदी में जो बाढ़ आती है जहाँ तक पहुँच जाता है तो वहाँ पे मतलब निर्माण। देखो इस डायग्राम में क्या यहाँ पर नदी का पानी जा सकता है ऐसे पार करके? बांगर को पार करके नदी का पानी नहीं जा सकता। तो इस घाटी के भीतर जो ऐसा स्थान है जहाँ पर नदी में जल की मात्रा अधिक हो गई, अधिक होने के बाद उसका पानी फैल गया और नदी घाटी से उसने मृदा को आसपास के क्षेत्र में फैला दिया, उस घाटी के क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र कहलाता है घाघर। जैसे आप अपने किसी भी नदी को देखेंगे, उस नदी के आसपास आपको दलदली सा पानी वाली भूमि मिलती है ना? तो वो भूमि क्या होती है कि हमेशा पानी वहां पर कभी जब बारिश होती है तो उस समय आ जाता है और अपने साथ नदी में बहने वाली मिट्टी को वहां पर उड़ेल देता है, तो उससे खादर का निर्माण होता है। ठीक है, खादर के बाद इसी में जब ये बांगर खादर हो गया, तराई हो गई, फिर आगे जाके नदी पहुंचेगी कहाँ? डेल्टा में। यानी कि यहाँ से नदी चलना शुरू की, ये आगे चल के सीधा अपना डेल्टा में आ गई, सुंदरबन के डेल्टा में यहाँ अपना पानी इसने डिपोजिट कर दिया। इसी बीच में कई प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण नदी के क्रम में होता है। जैसे गोखुर लेक, नाम सुना होगा? सुना है? देखिए, देखी नहीं है? शाहजहांपुर गया है कोई? गर्रा नदी देखी है? वो गर्रा नदी बहुत ज्यादा मेंढर बनाती है। गर्रा नदी पूरी इस तरीके से घूम घूम के चलती है, ऐसे है ना? एक शाहजहांपुर जाने में ही हमें 2 बार नदी को क्रॉस करना पड़ता है, एक ही नदी को। तो ये क्या होते हैं, ये कटऑफ जो होते हैं, ये क्या बन जाते हैं? कटऑफ गोकुल लेक के रूप में स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, और जब डेल्टा क्षेत्र में पहुंचेगी तो अलग अलग प्रकार की चीजें बनाएंगी। जब बांगर और खादर में अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे तो इनके अलग अलग नाम हो जाएंगे। वो सारे नाम ही आपके लिए जो फैक्ट्स हैं वही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं, है ना? तो कुछ पॉइंट्स अब थोड़ा नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स इससे सब रिलेटेड हेडिंग डालें। हिमालय पर्वत के प्रमुख हिमनद और हिमरेखा, हिमालय पर्वत के प्रमुख हिमनद और हिमरेखा। हिमरेखा का मतलब जो क्या होता है? हिमरेखा का मतलब ऐसी एक लाइन जिसके ऊपर हमेशा ही हिम मिलेगा, है ना? उस लाइन को हिमरेखा कहते हैं। उसको लिखवाने के रूप में समझिए, इसमें लिखिए असम में हिमरेखा 4400 मीटर से अधिक, सीधा पॉइंट्स में लिखें, पॉइंट्स में बुलेट बना के। असम में हिमरेखा 4400 मीटर से अधिक। कश्मीर हिमालय में, अगला पॉइंट, कश्मीर हिमालय में 5100 से कश्मीर हिमालय में 5100 से 5800 मीटर तक। कुमाऊं हिमालय में, अगला पॉइंट, कुमाऊं हिमालय में
5200 मीटर। लद्दाख में 5500 मीटर तक। लद्दाख हिमालय में 5500 मीटर तक। अगला पॉइंट, पश्चिमी हिमालय में 'शुष्कीकरण तथा आर्द्रता की कमी के कारण हिमरेखा ऊंची पाई जाती है। हिमरेखा ऊंची पाई जाती है। अगला हिमालय पर 4 बड़े हिमनदों के नाम क्रम से लिखिएगा इनको। नंबर 1 ससाइनी। नंबर 2 सियाचिन। नंबर 3 हिस्पर। ये क्रम से है, ये 72 मीटर है, ये 69 मीटर है, और पहला वाला जो था 143 मीटर है। अगला नंबर 4 बियाफो। सियाचिन 72, ससाइनी 143। जो लिखा था वो मैंने नंबर बोला था 72 सियाचिन का, 69 जिसपर का, व्यापक 64 किलोमीटर, 143 ससाइनी का। ठीक है, ये इनका क्रम है। इसी क्रम से सवाल आ जाता है कभी कभी, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर सबसे अधिक बड़ा है, इस तरह के सवाल आता है। ये नाम है उनके। इसके बाद हेडिंग डालें, उत्तर का विशाल मैदान। चौड़ाई में लंबाई में क्या है? 1 मीटर चौड़ाई में कितना मतलब चौड़ा है? जैसे सियाचिन को तो जानते ही होंगे सब।
सियाचिन भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर में से एक है रणनीतिक रूप से। जब तक हमारा कब्जा सियाचिन पे है, देखो ये जो हिस्पर है ये है, बाल्टोरा ये है, सियाचिन भी यही कहीं आसपास में, इसमें ध्यान नहीं है, इस जगह की उसकी लोकेशन है। ये लोकेशन ऐसी है सियाचिन की कि हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान पर नजर रखते हैं, यहाँ बैठ के हम चाइना पर नजर रखते हैं। इसीलिए चाइना और पाकिस्तान की निगाह हमेशा भारत पर लगी रहती है। उत्तर के विशाल मैदान में पॉइंट लिख लें। पहला पॉइंट, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार और ट्रांस हिमालय को हिमालय प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य एक संक्रमण का क्षेत्र, एक संक्रमण का क्षेत्र के रूप में स्थित उत्तरी मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य में स्थित एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में उत्तरी मैदान स्थित है। अगला पॉइंट, इसका निर्माण सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमावों से हुआ है। इसका विस्तार, अगला पॉइंट, इसका विस्तार पश्चिम में रावी और सतलुज के तट से पूर्व में गंगा के मुहाने तक, पूर्व में गंगा के मुहाने तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में तथा 150 से 500 किलोमीटर की चौड़ाई में है। इसका कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल 7,50,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट, असम में इस मैदान की चौड़ाई, असम में इस मैदान की चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर है। तथा पंजाब और राजस्थान में 500 किलोमीटर है।
के सहारे, यमुना के दाहिने तट के सहारे, यमुना की है। यमुना के दाहिने तट के सहारे स्थित दिल्ली कटक ब्रैकेट में लिख लेना 278 मीटर। कटक कटक समझते हैं? कटक समझते हो सब? हैं? ये कोई भूमि है, इसके बीच में कोई एक ऐसी भूमि उठी हुई हो गई, यही क्या कटक है। यहाँ कितना हरदोई कितना ऊंचा है पता है? हरदोई की कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से? नहीं पता? 142 मीटर है, दिल्ली की 160 है औसत, और कटक कितना बताया मैंने? 278। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ। दिल्ली कभी घूमने जाओगे तो वहां देखने मिल जाएगा, ये कटक आराम से देखने मिल जाता है। क्या लिखा? कटक का एक नीचा जल विभाजक सतलुज मैदान को गंगा मैदान से पृथक करता है। तो ध्यान रखना कि सतलुज और गंगा मैदान को पृथक करने वाला विभाजक कौन सा है? तो दिल्ली कटक है। अगला पॉइंट, जमावों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक बताई जाती है। यानी कि ये जो जमाव है, ये वाले, इसकी मोटाई 4 से 6000 मीटर तक बताई जाती है। यानी कि हिमालय कितना है? अधिकतम उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848, लेकिन अधिकतम को छोड़ो, औसत मैंने कितनी लिखवाई थी? 6100। इतना वो ऊपर है, इतना ही नीचे है। तो आपने उसका सिद्धांत पढ़ा होगा, एरी और ब्राट का पढ़ा है, आइसोस्टेटी पढ़ा है ना? एरी ब्राट नहीं पढ़ा हम लोगों ने भूगोल में। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो अगर हम पानी में एक बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो वो बर्फ का टुकड़ा ऐसे दिखता है, कितना हिस्सा उसका नीचे होता है और उसका कितना हिस्सा ऊपर होता है। तो उसने हिमालय की एक्सप्लेनेशन करते हुए बताया था। क्या बताया था? उसने बताया था कि हिमालय जितना ऊपर खड़ा है उतना ही नीचे भी है, उससे कई गुना नीचे है। ठीक है, अब याद आ गया होगा। वो ये भी प्राचीन की बात कर रहे हैं, दोनों भी अलग टाइप बताया। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 4 से 6000 मीटर तक नीचे घुसा हुआ है ये। अगला पॉइंट देखिए, विशाल मैदान का विभाजन। यह भी डालें, विशाल मैदान का विभाजन। इसमें लिखे नंबर 1, भावर। भावर की कोई विशेषता मुझे बताएगा आप लोगों में से? अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। भावर में मिट्टी होती नहीं है। और जो सर उसके आगे तराई मैदान मिलेगा, वहाँ भूमि है जो उपजाऊ होगी, वहाँ फसल उगाई जाती है। बातें नहीं, अभी तो समझाया था मैंने भावर का वो पढ़ा। लिख लो पॉइंट। पहला पॉइंट लिखे, शिवालिक
गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता तक। तिस्ता कहाँ है नदी? पश्चिम बंगाल सिक्किम में है। कभी आपको जाना हो गैंगटॉक वगैरह तो तिस्ता के सहारे सहारे जाते हैं, तिस्ता नदी के सहारे सहारे। बहुत ही तिस्ता तिस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट, यह पर्वतीय क्षेत्रों के ढाल समाप्त होने के बाद कंकड़ तथा बजरी से निर्मित एक ढाल समाप्त होने के बाद कंकड़ तथा बजरी से निर्मित जमावुर द्वारा हुआ है। अगला पॉइंट, भावर की चौड़ाई पश्चिम में अधिक होगी या पूर्व में? क्यों? क्योंकि नदी वहां पर आई, जब पहला उसका डिपोजिट करना शुरू किया तो उसके पास क्या था? खाना बहुत ज्यादा था, उसने वहीं गिरा दिया। अब जब आगे को चलेगी तो उसके पास इतनी ताकत नहीं है उसको लेके चले, तो वो कम करती हुई चलेगी। तो इसलिए पश्चिम में जब हम देखते हैं, अगर ये इतना चौड़ा हिस्सा पश्चिम में है तो आगे चल के ये लगातार क्या होगा? कम होता चला जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम में जाता है और पूर्व में कम है। जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अगला, भावर में अधिकांश नदियां लुप्त हो जाती है। लुप्त का मतलब गायब हो जाती है। एक डायग्राम बनाया नहीं बनाया कोई छोटा मोटा? बना दिया। ये वाला बना लेना, ये बना लेना, ये भी बना सकते हो, ये भी मिल जाएगा। ये यहाँ होता है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन यहाँ से केवल स्टडी मटेरियल होगा, जब आपका ऐसे होगा। आते हैं नंबर 2 लिखे, तराई। तराई का पहला पॉइंट लिख लें, भावर के दक्षिण में 1530 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र होता है।
चौड़ा और दलदली क्षेत्र होता है, 1530 किलोमीटर। भावर के दक्षिण में 1530 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र होता है। अगला पॉइंट, काम घूम रहा था अब तक, चला जल्दी बात। यहाँ नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं, यानी जो नदी वहां गायब हो गई तो उसमें मिलने लगेगी। अगला पॉइंट इसी में, अब ये देखो आप, यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा ढाल था, अब यहाँ ढाल बिल्कुल खत्म हो गया। जब ढाल खत्म हो गया, उसके साथ गाद पत्थर कंकड़ ज्यादा आ रहा था, तो वो क्या होगा, वो तो दलदली बना देगा, है ना। तो यही पॉइंट लिख लो, ढाल मंद हो जाने के कारण यहाँ दलदल बन जाता है। ढाल कम हो जाने के कारण यहाँ दलदल बन जाता है। अब ये तराई है, ये तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो तराई का क्या होगा? क्यों? वर्षा होगा तो पानी ज्यादा होगा। हाँ, तराई इसके अपोजिट हो जाएगा। तो तराई पश्चिम में छोटी, अगर चौड़ाई उसकी कम, और पूर्व में उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। अगला पॉइंट, तराई का निर्माण अपेक्षाकृत बारीक अवसादों से होता है। बारीक अवसादों से होता है। अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में अत्यधिक नमी, घने जंगल, समृद्ध वन्य जीव तथा मच्छरों की अधिकता रहती है। मच्छर बहुत लगते हैं यहाँ। तराई गए हो घूमने कभी? कहाँ? तराई देखा है यहाँ पे आसपास में? कहाँ है कोई गया तराई क्षेत्र में? लखीमपुर गया कोई? लखीमपुर का जो क्षेत्र है जहाँ बाढ़ आती रहती है, पानी भरा रहता है, तो तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, नया पॉइंट डालें, बांगड़। बांगड़ मैदान, पॉइंट निकले इसमें। बांगड़ सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला है एग्जाम में। पॉइंट लिखे, यह नदी की बाढ़ सीमा से, ऊपर पुरानी जलोढ़
ये लिखेंगे जलोढ़ा। जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि होती है। अगला पॉइंट, यहां अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की गोलियां, कैल्शियम कार्बोनेट की गोलियां या कंकर अधिक मिलते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिलता है, बांगर, खादर, भाबर इस तरीके से रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां या कंकड़ अधिक मिलते हैं। अगला पॉइंट इसी पर यहाँ अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां या कंकड़ अधिक मिलते हैं। ग्रंथियां लिख लो, गोलियां लिख लो। अगला पॉइंट, शुष्क क्षेत्रों में लवणीय तथा क्षारीय क्षेत्रों में लवणीय तथा क्षारीय क्षेत्र को रेह कहते हैं। रेह नाम सुना होगा इसका, सुना नाम? रेह। अगला पॉइंट, भांगर मैंने लिखवाया है, भांगर की जगह कहीं कहीं भांगर इस्तेमाल करते हैं, उंगली करके लिखिए ना। सर भांगर में क्या कभी मतलब बारिश का पानी गया होगा ना, तभी तो पहला पुरानी जरूरत से नदी के पानी गया होगा पहले, हो गया। ऐसे समझो ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे मैंने पानी चलाया, चला चला के गहरा हो गया, बीच में तो गहरा हो गया, साइड तो खड़ी रह गई ना, वो जो खड़ी साइड रह गई वही क्या बन गया? भांगड़ बन गया। इसी की बात है, समझ में आ गया? पहले तो ये प्लेन ही था, इसके ऊपर नदी बह रही थी, उस नदी ने इसको काटा, इधर से काटा, ये उठे रह गए, नदी यहाँ आ गई। हाँ, इक्वल टू इसमें बातें नहीं। भांगर क्षेत्र में वर्तमान समय में कभी भी बाढ़ नहीं आती है। भांगर को पंजाब में धारा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखे खाबर। खाबर में लिखे पहला पॉइंट, नवीन काम द्वारा निर्मित नदियों के बाढ़ मैदान को, नवीन काम द्वारा निर्मित नदियों के बाढ़ मैदान को खादर या बेड, तो जहां बेड लिखे उसके ब्रैकेट में पी भी लिख लेना, पंजाब, ये पंजाब में बेड करते हैं इसको। नवीन ताप द्वारा निर्मित नदियों के बाढ़ मैदान को खादर या बेड कहते हैं।
अगला पॉइंट, यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है जिस कारण से मृदा में उर्वरता बनी रहती है। अगला पॉइंट, यहाँ चूना पत्थर की कमी होती है। ठीक है, इसके बाद में डेल्टा, में केवल एक पॉइंट लिख लें। सर एक चीज जो खाता है आपने इसमें लिखा है कि जो बाढ़ आएगी तो उनकी गुणवत्ता बढ़ी रहेगी, लेकिन कहीं लिखा होता है कि जैसे अगर नदियों द्वारा सिंचाई करने पर जो खेत की जो उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, नदियों द्वारा सिंचाई करने पर जो खेत की उर्वरक शक्ति होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कंकड़ पत्थर बालू के कण आते रहते हैं, जिसके कारण जमीनें उपजाऊ होने लगती है, ऐसा मतलब कहा गया है। इसमें जो हम बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई एक नदी है, एक नदी बह रही है, इस नदी का पानी इधर फैला, तो उसके फैलने के साथ वहां पर क्या आई, कंकड़ पत्थर नहीं आए, महीन बारीक मृदा आई। उस मृदा की लेयर उसमें बिछ जाएगी। जो नई लेयर बनी है यानी वो लेयर ऐसी होगी जिसमें अभी किसी प्रकार की कृषि नहीं की गई होगी, तो उसकी जो गुणवत्ता होती है वो जो जिसमें हम पहले से एग्रीकल्चर कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर होती है, इसीलिए वो उपजाऊ हो जाती है। और जो बात आप कह रहे हैं कि पानी देने से, नदियों का पानी देने से कम हो जाती है, हाँ, तो मिट्टी हो जाती है, जिसके कारण उस तरीके से उपजाऊ नहीं हो पाती। उसका कारण क्या है कि नदियों से जो हम पानी ला रहे हैं उसमें पहली बात तो इतनी मृदा होती नहीं है। आपने देखा होगा ना, जब नदी में पानी ज़्यादा होता है, जब बाढ़ होती है तो उस समय उसमें मृदा की मात्रा ज़्यादा होती है। सामान्य तौर पर नदी की जो मृदा होती है वो बैठी हुई होती है, वो उठ के नहीं आती है, लेकिन बाढ़ के समय में जरूर मृदा उसमें मिली हुई होती है, वो बिछ जाती है। ऐसे हम पानी देंगे तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसके साथ कंकड़ पत्थर क्या हल्के फुल्के जो इस तरीके से एलिमेंट्स आते हैं तो उनसे उसकी उर्वर क्षमता कम हो जाती है। दूसरा उसका कारण है कि बार बार नदी का पानी लगाने से उर्वर क्षमता कम हो जाती है ना। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते रहने से हर जगह जो भी चाहे वो जैसे किसी नदी से नहर निकल के जा रही है, इस नहर के आसपास की जो भूमि होगी ये वाली, ये भी धीरे धीरे करके अनुपजाऊ भूमि में तब्दील हो जाती है। उसका कारण क्या रहता है, अधिक पानी का इस भूमि को मिलना। ज़्यादा पानी ही अगर मिलता है तो वो भी नुकसानदायक साबित होता है ना। हमें उतना पानी चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है। और वहाँ जिसकी बात कर रहे हैं वो मिट्टी हर चीज़ के लिए उपजाऊ नहीं होती है। जो खादर वाली है वो खादर वाली भी बेसिकली कैसी, जो आपके खीरा ककड़ी जो इस तरह की फलों जो होती है क्रॉप्स होती है उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसमें भी हल्का रेतीलापन होता है ना, वो बिल्कुल एलुवियल सॉइल जो अच्छी वाली होती है वो वाली नहीं बनती है। मतलब पहले तो वो खराब ही पड़ी थी मृदा, लेकिन जब बाढ़ आ गई तो बाढ़ ने उसको बेहतर बना दिया, उसको कुछ कृषि करने लायक बना दिया। इस सेंस में उसको उपजाऊ बोला जा रहा है ना। अगला पॉइंट लिखें डेल्टा। डेल्टा में लिखें डेल्टा में मिलने वाली ऊंची भूमि को, उच्च भूमि को चार कहते हैं। तथा दलदली भूमि को चार, हिंदी में चार
चार कहते हैं, तथा दलदली भूमि को क्या कहते हैं? बिल। बिल कहते हैं। अगला पॉइंट लिखें, नया हेडिंग डालें, नया हेडिंग। प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर गंगा मैदान का विभाजन। प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर गंगा मैदान का विभाजन। नंबर 1 राजस्थान मैदान, राजस्थान मैदान इसमें एक दो पॉइंट लिख लें। राजस्थान मैदान 640 किलोमीटर तक फैला है चौड़ाई में। लूनी नदी इसकी प्रमुख नदी है, दूसरा पॉइंट। लूनी नदी इसकी प्रमुख नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह का उदाहरण है। आंतरिक जल प्रवाह समझते हैं? जो स्थल पे उद्गम हुई उस स्थल पे खत्म हो गई। इसी में लिखे, लूनी नदी का ऊपरी घाटी का जल कैसा है? खट्टा है, मीठा, मीठा है। ऊपरी घाटी का जल मीठा है तथा निचली घाटी का जल खारा है। नंबर 2 लिखे, पंजाब हरियाणा मैदान। सतलुज, ब्यास तथा रावी नदियों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। सतलुज, ब्यास तथा रावी नदियों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर तक है। अबे अगला पॉइंट लिखेंगे, नया पॉइंट लिखेंगे, नया इसी में। दो नदियों के द्वारा अपवाहित बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब कहते हैं। अब ये अभी पंजाब और इसमें चलेगा, ठीक है पॉइंट। अब इसमें नंबर 1 बना लें, या ए बना लें, ए बी सी डी करके कर लें, ए बी सी डी करके कर लें। झेलम, चिनाब और सिंधु के मध्य के क्षेत्र को सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब, झेलम, चिनाब तथा सिंधु
यानी कि 3 नदियां हैं, झेलम, सिंधु और चिनाब। इनके बीच का जो क्षेत्र होगा इसको ये कहते हैं सिंध सागर द्वार। बी करते हैं सेकेंड पॉइंट, रावी तथा चिनाब के मध्य क्षेत्र को, रावी तथा चिनाब के मध्य क्षेत्र को छाछ दोआब कहते हैं। अगला पॉइंट इसी में तीसरा, ये सवाल बहुत आते हैं। रावी तथा चिनाब के मध्य क्षेत्र को, रावी तथा चिनाब के मध्य क्षेत्र को रेचना या रचना भी मिल जाता है, रेचना दोआब कहते हैं। बातें नहीं करो, रेचना दोआब। अगला नंबर इसी में चौथा, व्यास तथा रावी के मध्य के क्षेत्र को बारी, व्यास तथा रावी के मध्य क्षेत्र को बारी दोआब। अगला व्यास तथा, लिखा तो नहीं किसी का, व्यास तथा सतलज के मध्य क्षेत्र को विष्ट दोआब कहते हैं। लेकिन ये खत्म हो गए 5। इस मैदान के अंदर ही पॉइंट, नदियों द्वारा अपर्दित क्षेत्र को धाया कहते हैं। धाया काट देना, ठोस करना, ठोस, धाया काट के ठोस कर दो। क्या धाया लिखाया मैंने? धाया पहले ठोस कर, ठोस कहते हैं। अरे कोई भी एक क्षेत्र है, जैसे ये एक क्षेत्र है, यहाँ नदियों ने काट दिया, इसको गहरा कर दिया काट के, इस तरीके का जब क्षेत्र बन जाएगा, ये ऊपर से ऐसा लगेगा अवनलिकाओं जैसा। अवनलिका समझते हैं ना? ये मेरा हाथ देख रहे हैं, इस हाथ के बीच में ये जो गहराई है, ये क्या है? ये अवनलिका है। जब ऐसा क्षेत्र कहीं मिलेगा तो वही क्या कहलाएगा? ठोस। जो प्रदेश चल रहे थे, मैदान चल रहे थे, ऑप्शन नंबर 3 मैदान आएगा, गंगा मैदान। मेन में गंगा मैदान। गंगा मैदान को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 ऊपरी गंगा मैदान, नंबर 2 मध्य गंगा मैदान, नंबर 3 निचला गंगा मैदान। नंबर 1 ऊपरी गंगा मैदान, नंबर 2 मध्य गंगा मैदान, नंबर 3 निचला गंगा मैदान। ये यहाँ तक का ऊपरी गंगा मैदान, यहाँ तक का मध्य निचला। ठीक है, इसमें भी 1-2 पॉइंट और लिख लें गंगा मैदान में। भारत में गंगा और यमुना का दोआब सबसे बड़ा दोआब है।
और यमुना का दोआब सबसे बड़ा दोआब है। अगला पॉइंट, गंगा के समानांतर बिहार में छपरा से खगड़िया, बिहार में छपरा से गंगा के समानांतर बिहार में छपरा से खगड़िया तक एक रेखीय दलदल पाया जाता है, जिसको कोर कहते हैं। कोर, इसको कोर कहते हैं। अगला पॉइंट, भागीरथी नदी के पश्चिम में निम्न समतल भूमि को राढ़ का मैदान कहते हैं। क्या बोले? राढ़। पहले भागीरथी नदी के पश्चिमी भाग की निम्न भूमि को राढ़ का मैदान कहते हैं। और एक शब्द और आता है भूर। भूर समझते हैं क्या होता है? लिखा है लिख ले भूर लिखे, राढ़ का मैदान कहते हैं। भूर लिखे, भूर जो भूर लिख ले, भूर लिख के फिर डैश लगा के लिख ले। बांगर से ऊंचे क्षेत्रों में वायु के निक्षेप के कारण कटक बन जाते हैं, जिनको भूर कहते हैं। ये ऐसा है। वो आपने वो देखा होगा नदियों के साथ किनारे में जो बांगड़ होता है, वो जिससे हम क्या बनाते हैं, वो जिसमें बोलते क्या है, लकड़ी होती है ना, पतली पतली सी, सफेद सफेद से फूल होता है उसमें बारीक बारीक से। अरे नदी क्षेत्रों में आपने देखा नहीं है, इसका वो बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं इसकी, नारियल क्या बोलते हैं उसे, घास, सेटा वो जो होता है ना, वो जहाँ उगता है, जिन क्षेत्रों में वो उगता है, वो ज़्यादातर उसी क्षेत्र को भूड़ कहते हैं, है ना। वो ऐसे मिट्टी के टीले जैसे होते हैं जहाँ वो उग जाता है, वही भूड़ कहलाते हैं। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। बात करें नंबर 4, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान में केवल एक पॉइंट लिख लो फिलहाल। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम सुना? वही लिखना कि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है।
मजबूत। ये फैक्ट हैं जो आपके उत्तरी मैदान से रिलेटेड थे, जरूरी थे जानना। हालांकि और भी इनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोगों को सभी बताया जाए। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करने की हैं, समझने वाला इतना कुछ खास जो होता है वो मैं पहले बता देता हूँ क्या समझना है। बाकी सब आपको फैक्ट याद करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इसके बारे में याद करने हैं, है ना। जितने टेक्निकल टर्म थे, भावर, तराई, बांगड़, खागड़, वो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर मैं पूछता भी हूँ। कल अगर मेरी क्लास होती है तो आप सभी एटलस लेकर आएंगे, बिना एटलस की क्लास में नहीं आना तो होगा ही, लेकिन एटलस लेके आना क्लास में, एटलस बहुत जरूरी है। अब इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल तो नहीं गए, लिखते यहाँ बहुत स्लो लिखवाते हैं। जब आप कभी बाहर कभी जाओगे किसी कोचिंग में तो आप लिख नहीं पाओगे। हमारा खुद छूट जाता था जब हम लिखते थे, तो उसके ऊपर का जो डंडा खींचते हैं ना लिखने का, वो डंडा नहीं खींच पाते थे, इतना तेज लिखना पड़ता है। तो अपनी आदत बदल लो लिखने की, तेज लिखने की आदत डालो। अगर मेंस वगैरह देने हैं तो आपको बहुत तेज लिखना ही पड़ेगा। तो तेज लिखने के साथ साथ आपकी राइटिंग भी साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना। मेंस का जो सवाल होता है, बातें नहीं, थोड़ी बात करता हूँ उसकी कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तेज लिख की राइटिंग नहीं बनती, उसको कुछ पता है। तेज लिखोगे राइटिंग खराब होगी, बिल्कुल कंफर्म बात है। सबसे पहले जिस एग्जाम में आप लिखते हैं मेंस वगैरह में, तो कभी भी आप अच्छे वीआईपी पेनों का इस्तेमाल ना करें। हमेशा जो यूज एंड थ्रो वाला पेन होता है उसी से लिखिए। कभी ये सोचो कि मैं ग्रिपर ले लूँ, ये ले लूँ 10 रुपये वाला 15 रुपये वाला ले लूँ, कभी भी ऐसी गलती मत करना। रेंडॉल्स कंपनी के जो रेट्रो हो गई है उसका पेन कभी यूज मत करना। एक पेन मैं बताता हूँ, क्रोमाहा 3 रुपये का पेन आता है, 3 रुपये का पेन आता है, बहुत ही अच्छा पेन है। जैसे ये है ना, इसमें तो रिफिल नहीं पड़ा, इसमें रिफिल शायद रिफिल होता है, लेकिन इससे बेहतर क्वालिटी होती है, बहुत तेज हाथ चलता है उससे। हाथ तेज चलने के साथ साथ आपका राइटिंग खराब नहीं होता है। एक तो ये हो गया तेज लिखने का। दूसरा एक तरीका होता है, एक हमने लिखा ये तो आप क्षेत्र, और एक तरीका होता है क्षेत्र। ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर क्या है, ये सीधा लिखा हुआ है और ये तिरछा लिखा हुआ है। आप जब ये तिरछा लिखेंगे तो आपका राइटिंग ज्यादा फ्लो में होगा, ज्यादा साफ सुंदर लगेगा। ये वास्तविकता बता रहा हूँ। तीसरा एक और पॉइंट इसका, ज्यादातर गर्ल्स जो है वो इसका इस्तेमाल करती है तिरछे राइटिंग का। रिटेन में कैपेसिटी में रिटेन के जो मार्क्स होते हैं, आप चाहे एकेडमिक में उठा लीजिए, किसी में उठा लीजिए, गर्ल्स के नंबर आपसे ज़्यादा होंगे, बॉयज से ऐसे ही होता है ना। तो उसका एक कारण ये भी होता है तिरछा राइटिंग लिखना। तो आप जब भी उत्तर लिखें तो तिरछे राइटिंग में लिखें, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, दिखने में सुंदर लगता है ना। तो इन तकनीक को आप अपनाइए अपने उत्तर लिखने के तरीके में। दोनों प्रकार के राइटिंग में बहुत अंतर आ जाता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, हम लोग तो कॉपी चेक करते ही रहते हैं, हम लोग तो कॉपी चेक करते ही, हमको पता है ना दिखने में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा और किसको हम जल्दी से अच्छा मार्किंग करेंगे, है ना। अभी तक तो अब 5 साल हमारे पूरे हो गए, अब हम पीसीएस भी चेक करने जाएंगे। और लिखने का दूसरा तरीका कि उत्तर जो हम दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं। आपसे पूछा गया है प्लेट टेक्टोनिक या दूसरा शब्द उसको लो,
वहाँ पूछा गया है कि भारत में, ऐसा पूछा गया है कि पिछड़ा क्षेत्र क्या होता है, भारत में मिलने वाले पिछड़े क्षेत्रों में से किसी एक की व्याख्या कीजिए, ये सवाल पूछा गया। अब वहाँ पे क्या शुरू कर दिया, उत्तर जब लिखते हैं पिछड़े क्षेत्रों की कहानियाँ शुरू कर दी। पूछा उसने केवल डेफिनेशन, आपने दुनिया भर का घटपट वहाँ पर लिख डाला, और जो उत्तर उसने जो लिखवाना चाह रहे थे वो नहीं लिखा, तो इसलिए आपके मार्क्स कम आते हैं। हमेशा चाहे एकेडमिक का हो चाहे कहीं का भी, सबसे पहले जिस लाइन में पूछा गया है, अगर 2 सवाल पूछे गए हैं, है ना, जैसे कि क्या है, फिर किसी एक का वर्गीकरण करो, तो केवल उन पे ही सीमित रहना है। तीसरा हमें कहीं से भी ढूंढ के बीच में नहीं लाना है, केवल उन्हीं पॉइंट्स को पकड़िए, है ना। अपनी बात को शॉर्ट तरीके में सीधे, बहुत से क्या करते हैं, बहुत से की आदत होती है, जैसे बहुत से माइक पे भी चढ़ जाते हैं तो दुनिया भर का बखान करना शुरू कर देते हैं, ये अपनी कहानी मतलब एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम में इस तरीके का फॉर्मेट कभी भी स्वीकार नहीं है। वहाँ केवल डायरेक्ट जो पूछा है डायरेक्ट अपने उत्तर पर आइए, शुरू कर दीजिए। हिस्टोरिकल पक्ष आपको नहीं देना है कि हम पहले जानते थे कि ऐसा होता था, फिर उस समय ऐसा होता था, फिर उस समय ऐसा होता है, उसके बाद आधा गुजरने के बाद अपने टॉपिक पर आए। ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है। उत्तर लिखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। पहले जब मैं आया था लास्ट टाइम, तो आपको मैंने कुछ लिखने के लिए भी दिया था, कुछ पॉइंट्स दिए थे लिखने के लिए कि आप लोग जो है कुछ उत्तर लिख के लाइए। क्या उत्तर लिखने का काम कर रहे हैं? मेंस के लिए उत्तर लिखने का काम कर रहे हैं? नहीं, अभी टारगेट ही नहीं है मेंस। पीसीएस टारगेट है या नहीं? टारगेट है ना, तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। बिना लिखे की प्रैक्टिस करें आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। चाहे वो ये जो फैक्ट लिखवाए जा रहे हैं, ये फैक्ट भी तभी आपको याद होगी जब इनको लिख के याद करोगे। ये सोचो कि ऐसे करके पढ़ लिया मैंने लेटे लेटे, और वहाँ बराबर में एक तरफ टी बोला, इधर देखा, कभी याद नहीं होगा। आपको याद करना पड़ेगा तो उसको लिखना पड़ेगा। इसके उत्तर लिखने के पॉइंट अभी नहीं, अभी तुम लोग पहले जो है आप लोग क्या काम करें। मैं एक सवाल दे दूँगा शॉर्ट नोट का, 1 पेज का। जब भी मेरी क्लास होगी तो उसको घर से लिख के लाओ। पहले मुझे दिखाओ एक बार लिख के कैसा लिखते हो, है ना। चलिए तैयारी करते रहिए हम लोग अच्छे से। मैडम आ रही है टीचर।